निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो सुप्रीम कोर्ट में एक वाद होता है, मतलब कि वाद विवाद होता है, जिसमें एक धारणा प्रस्तुत की जाती है कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ये पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। इस वीडियो की सबसे अच्छी खासियत यही है कि आपको हर तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। साइंस हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, आपको कहीं भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हर टॉपिक आपको इस वीडियो से पूरा होता जाएगा। इसलिए वीडियो को देखिए और डिस्क्रिप्शन को नोट करते जाइएगा। नोट कर सकते तो नहीं तो वीडियो 2 बार देख लीजिएगा, तभी याद हो जाएगा। तो ए ऑप्शन है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली। बी ऑप्शन है बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी। सी ऑप्शन है बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। डी ऑप्शन है मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो है उच्चतम न्यायालय में वाद होता है, जिससे ये धारणा प्रस्तुत की जाती है कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग है। उच्चतम न्यायालय में इन वेरुवारी यूनियन 1960 बाद के मत में व्यक्त किया जाता है कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। न्यायालय ने यह एक अविनिर्धारित किया कि उद्देशिका को संविधान का प्रेरणा तत्व भले ही कहा जाए, किंतु संविधान का आवश्यक भाग नहीं कहा जा सकता। फिर क्या होता है कि बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अविनिर्धारित किया कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है। फिर बात होती है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की, जो कि 1973 में होता है। इस मामले में उद्देशिका को संविधान का ही भाग माना गया है। ठीक है। अब जो केशवानंद भारती बनाम केरल केस है, ये 1973 में हुआ था। ये केस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत विस्तार से पढ़ना होता है, तो हम आपसे रिकमेंड करेंगे इस वाले केस को आप पर्सनली आप गूगल वगैरह करके पढ़ लीजिएगा या किसी किताब से पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास कोई अच्छी किताब है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसको ज़रूर पढ़िएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में ये केस हुआ था। ये आपको ज़रूर से पढ़ना चाहिए क्योंकि ये सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है। जो इम्पीचमेंट होता है वो होता है आर्टिकल 61। ये बहुत ही इजी है। ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61(1) में दी गई है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों। संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया है, वहां के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित करने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा या फिर जांच कराएगा। उसके बाद जांच में पारित हो जाता है, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाती है। उसी तिथि से राष्ट्रपति को पदत्याग करना होता है। तो ये सारा प्रोसीजर होता है राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया का। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं ये समझिएगा। कहानी तो यही थी कि इस तरह से महाभियोग चलता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 61 है, भाग 1 है। 61(1) जो है अनुच्छेद जो है महाभियोग का प्रक्रिया चलती है। कितने दिन पहले उन्हें बता देना होता है, तो 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कितने सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित होता है, तो 1/4 सदस्य अगर हस्ताक्षर करेंगे तभी उसको आगे बढ़ाया जाएगा। फिर 2/3 सदस्य जो है पारित कर देंगे तब दूसरे सदन में जाएगा। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की उन्नति और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ए ऑप्शन है अनुच्छेद 17, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 16, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 15, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 20। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है एक बार में, तो कोशिश कीजिए क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लीजिएगा।
भारतीय संविधान मतलब कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के जो उन्नति और अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनका जो पढ़ने का प्रावधान है, वो कौन से अनुच्छेद में है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो आर्टिकल 15 है वो बिल्कुल सही है। आर्टिकल 15 एक मूवी भी आई थी, तो आप उसको देख लीजिएगा। इस तरह की जो मूवीज़ आती हैं उन्हें आप देखा कीजिए, उनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड 4 से उपबंधित है। इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 29 के खंड 2 में कोई बात राज्य को सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निर्धारित नहीं करेगी। अनुच्छेद 16 4 व 4 का के अंतर्गत सभी पिछड़े वर्ग व अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों की उन्नति, प्रतिनिधित्व, पिछड़े वर्ग व अनुसूचित नियुक्ति पदों के आरक्षण उपबंध बनाने की शक्ति दी गई है। अगर अनुच्छेद 29 के खंड 2 की अगर बात करते हैं, नोट की तरह आप लिख लीजिएगा इसको, तो उनके अनुसार राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा तथा इनमें किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। अब मतलब इसका क्या मतलब हुआ? अनुच्छेद 29 का खंड 2 ये कहता है किसी भी राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी धर्म है, कोई भी जाति है, कोई भी मूल वंश है, कोई भी भाषा है, तो किसी भी आधार पर उसे एडमिशन पाने के लिए या सहायता पाने के लिए वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है? तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है समान कार्य के लिए समान वेतन। ए ऑप्शन है आर्थिक आधार के लिए विधिक मांग है। बी ऑप्शन है आर्थिक आधार के लिए राजनीतिक मांग है। सी ऑप्शन है विधिक अधिकार के लिए आर्थिक मांग है। डी ऑप्शन है राजनीतिक आधार के लिए आर्थिक मांग है। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्थिक अधिकार के लिए विधिक मांग है। समान कार्य के लिए समान वेतन मूलतः आर्थिक अधिकार के लिए विधिक मांग है। लिंग के आधार पर वेतन की विसंगतियों को दूर करने के लिए भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत 39 घा के राज्य के ऊपर एक विधिक दायित्व डाला गया है। अतः समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्थिक अधिकार के लिए विधिक मांग है। इसका उद्देश्य पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 लागू किया गया था। क्वेश्चन इससे आपसे यही बनेगा कि जो समान पारिश्रमिक अधिनियम है कब लागू किया गया? 1976 में। समान कार्य के लिए समान वेतन क्या होता है? तो आर्थिक अधिकार लिए विधिक मांग होती है। जैसे कि फीमेल्स की अगर पेमेंट अलग है, मेल्स की पेमेंट अलग है, तो इसको इक्विवेलेंट बनाने के लिए भाग 4 में क्या है, नीति निदेशक के अंतर्गत जो अनुच्छेद 39 का घ पार्ट है, डी पार्ट है, उसमें ये विधिक दायित्व तो डाला गया है। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दशक में भारत में संसदनात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसक गई थी? तो ए ऑप्शन है 1960 के दशक में, बी ऑप्शन है 1970 के दशक में, सी ऑप्शन है 1980 के दशक में, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। 1980 के दशक में क्या होता है, भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी थी। अब इसका क्या मतलब है, इसको समझिएगा। 1980 के दशक के बाद भारतीय राजनीति में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता संघवाद की ओर बढ़ गई थी। 1983 में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा पौंडीचेरी में मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बेंगलोर में होती है, जिसमें क्या होता है कि राज्यों की स्वायत्तता की समस्या पर विचार विमर्श किया गया। इसी बैठक के परिणाम स्वरूप केंद्र तथा राज्यों के संबंधों का अध्ययन करने के लिए सरकारिया आयोग की नियुक्ति की गई, जिससे उपरोक्त तथ्य से ये स्पष्ट हो गया कि भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी थी। ठीक है, तो अब इसमें एक क्वेश्चन और निकल के आया, हमने जो आपको बताया सरकारिया आयोग की नियुक्ति कब हो गई थी? ये तो आपको पता है 1983 के दौरान हुई थी।
तो इसमें क्या है, केंद्र और राज्यों के संबंध को दर्शाया गया है, तो सरकारिया आयोग इसका आंसर हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सरकारिया आयोग संबंध है तो केंद्र और राज्य से संबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? ए ऑप्शन है हाँ, बी ऑप्शन है नहीं, सी ऑप्शन है हाँ पर केवल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से, डी ऑप्शन है हाँ पर केवल भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति नहीं रखते हैं, ये बात अच्छे से याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 292, अनुच्छेद आपको जो भी बताए जाएं वो अच्छे से ध्यान रखिएगा। 292 व 93 जो होते हैं, केंद्र व राज्य को उधार लेने की शक्ति प्रदान करते हैं। अगर केंद्र व राज्य को कहीं से उधार लेना है तो उसमें आर्टिकल कौन सा यूज होता है, 292 और 293। ठीक है, भारत की संचित निधि की साख पर केंद्र देश के भीतर या विदेशों से ऋण प्राप्त कर सकता है, पर कोई राज्य विधानमंडल द्वारा राज्य की नियत सीमाओं के भीतर ही ऋण ले सकता है, विदेशों से ऋण नहीं ले सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति नियंत्रित कैसे की जाती है? ए ऑप्शन है मजदूरी में वृद्धि कर, बी ऑप्शन है कराधान में ह्रास, सी ऑप्शन है लोक व्यय में कमी कर, डी ऑप्शन है रुपए को महंगा कर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मुद्रास्फीति कैसे नियंत्रित की जा सकती है? तो लोक व्यय में कमी करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। लोक व्यय में कमी करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए दो प्रकार की नीतियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें रहती है मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति। अब आपको समझना है कि मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति में अंतर क्या होता है। मौद्रिक नीति के बारे में आप समझिएगा। ऐसा कीजिए, एक लाइन खींचिए, इधर लिख लीजिए मौद्रिक नीति और इधर लीजिए राजकोषीय नीति। मुद्रा निर्गम के नियमों को क्या करती है? कठोर बनाती है मौद्रिक नीति। जो मुद्रा निर्गमन के नियम होते हैं इन्हें कठोर बनाती है। और राजकोषीय नीति क्या होती है? संतुलित बजट बनाती है, सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखती है, मुद्रा की मात्रा को संकुचित करती है मौद्रिक नीति, और सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करती है राजकोषीय नीति। कठोर साख नीति अपनाती है मौद्रिक नीति, और प्रगतिशील करारोपण जो होता है वो राजकोषीय नीति के अंतर्गत होता है। बचत को प्रोत्साहन देती है मौद्रिक नीति, और उत्पादन में वृद्धि करती है मौद्रिक नीति। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, मौद्रिक नीति के तथ्य क्या क्या हैं। मौद्रिक नीति का कार्य जो होता है वो होता है मुद्रा निर्गमन के नियमों को कठोर बनाना। दूसरा होता है मुद्रा की मात्रा को संकुचित करना। तीसरा होता है कठोर साख नीति अपनाना। चौथा होता है बचत को प्रोत्साहन देना, और पांचवा होता है उत्पादन में वृद्धि। इधर ही राजकोषीय नीति के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, ये संतुलित बजट बनाती है, सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण करती है, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करती है, और प्रगतिशील करारोपण करती है। तो इस तरह से इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा। ठीक है, मुद्रास्फीति कैसे नियंत्रित की जाती है? लोक व्यय की कमी करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की नीति कौन कौन सी होती है? दो, मुद्रास्फीति, मौद्रिक स्फीति और राजकोषीय नीति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन है जनता के पास मुद्रा, बी ऑप्शन है बैंकों के पास जमा डिपॉजिट, और बैंकों के पास समय जमा टाइम डिपॉजिट। इनमें से भारत में व्यापक धन बॉन्ड मनी या व्यापक धन या बॉन्ड मनी M3 में शामिल है। ए ऑप्शन 1 और 2, बी ऑप्शन है 1 और 3, सी ऑप्शन है 2 और 3, डी ऑप्शन है 1 2 3। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान आपूर्ति संकेतक M1, M2, M3, M4 है। M1 का मतलब होता है जनता के पास मुद्रा प्लस बैंक की मांग जमाएं,
और प्लस आरबीआई के पास अन्य जमाएं। M2 माइनस M1 बराबर डाकखानों की बचत बैंक जमाएं। M3 बराबर M1 प्लस बैंकों की कुल जमाएं। रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। ये बोर्ड से ही समझा पाएंगे इसको। तो ये क्वेश्चन आप होल्ड पर रख दीजिए, इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे पूरा डिस्कस कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, एक वीडियो इस क्वेश्चन का अलग से बना दूंगी। ठीक है, इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को स्किप कर देते क्योंकि ये इस तरह से बताने से समझ में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, बेशल द्वितीय निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? ए ऑप्शन है नागर विमानन के सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मानकों से। बी ऑप्शन है साइबर अपराधों के प्रतिकूल उपायों से। सी ऑप्शन है खिलाड़ियों द्वारा नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के प्रतिकूल उपायों से। डी ऑप्शन है किसी बैंक की पूंजी की पर्याप्तता के मापन से अंतर्राष्ट्रीय मानकों से। इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी बैंक की पूंजी की पर्याप्तता के मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों से। अंतर्राष्ट्रीय समझौते के लिए बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट जो बेसल के स्विस सिटी में अवस्थित है, बैंकों के लिए बेसल मापदंड की घोषणा करता है। संशोधित बेसल द्वितीय मानदंडों का उद्देश्य बैंक पूंजी संरचना को बेहतर बनाना है, साथ ही जोखिम प्रबंधन को उत्तरदायी बनाना है। बेसल थर्ड को नवंबर 2010 में पारित किया गया। बेसल थर्ड के मानक बेसल द्वितीय की तुलना में बैंकों की तरलता एवं पूंजी को अधिक सशक्त स्वरूप अनुमोदित करते हैं, ताकि आर्थिक एवं वित्तीय दबाव की अवस्था में उनका सामना करने के लिए बैंकों की तैयार किया जा सके। बेसल तृतीय में बफर सहित कुल आवश्यक पूंजी अनुपात 10.5 निर्धारित किया गया है, किंतु आरबीआई ने इसे 11.5 स्वीकार किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिलान दिया गया है जिसमें संस्था दी गई है और स्थापना वर्ष दिया गया है। तो इसका जो क्या क्वेश्चन दिया है, सही उत्तर सुमेलित करना है। तो पहला है भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम आईसीआईसीआई 1964। बी ऑप्शन है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई 1948। सी ऑप्शन है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम आईएफसीआई 1990। डी ऑप्शन है भारतीय लघु उद्योग विकास निगम 1955। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, 4-1-2-1-3। अब इसको विस्तार से कैसे बताएंगे, ये क्वेश्चन तो बोर्ड पे ही बताया जा सकता है। चलो फिर भी मैं बताने की कोशिश करती हूँ। देश में औद्योगिक विकास की वित्तीय जो आवश्यकता है उन्हें पूरा करने के लिए जुलाई 1964 में क्या होता है, आईडीबीआई स्थापना होती है। तो आईडीबीआई की स्थापना कब होती है, 1964 में। तो इसको यहाँ पे जोड़ दो, 1964 में होती है आईडीबीआई की स्थापना। फिर भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड या आईएफसीआई की स्थापना होती है 1948 में। तो इसको यहाँ पे जोड़ दो। फिर सिडबी की बात करें तो सिडबी की स्थापना होती है 1990 में, और आईसीआईसीआई की बैंक की स्थापना होती है वही 1955 में। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1955 में, आईडीबीआई की 1964 में, 1948 में आईएफसीआई की होती है, और सिडबी बैंक की स्थापना 1990 में की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति में भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? ए ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, असम। सी ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। सी ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। डी ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है हरित क्रांति से भारत में सर्वाधिक लाभान्वित हुए। अब एक करंट का क्वेश्चन है और याद रखिएगा। एम.एस. स्वामीनाथन जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, वो अभी उनका देहांत हो गया है। तो उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई, ये कौन थे, इसका से संबंधित थे। तो हरित क्रांति के जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है।
और विश्व में अगर हरित क्रांति के जनक की बात करें तो वो है नॉर्मन बोरलॉग, तो ये भी याद रखिएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको समझ में नहीं आए होंगे, उन्हें हम स्पेशली स्पेसिफिक रूप से बोर्ड पे समझा देंगे कि उसका क्या कंसेप्ट होता है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।